नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है और स्वागत करता है साधना IAS के ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। देखा जाए तो सामान्य हिंदी में पल्लवन, निबंध, संक्षेपण और पत्र लेखन, इन पर आपके अंक निर्धारित रहते हैं। सामान्य हिंदी के अंक, जैसा कि आप जानते हैं, जुड़ते हैं। और दूसरी बात कि सामान्य हिंदी के अंकों के कारण ही आपकी सफलता भी सुनिश्चित होती है। दोस्तों, आइए आज हम लोग संक्षेपण को जानने की कोशिश करें। संक्षेपण का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, संक्षेपण संक्षेप से बना है। प्रेसी राइटिंग अंग्रेजी में इसे कहते हैं। बचपन से हम लोग सुनते आए कि जो भी मूल गद्यांश है उसका 1/3 यदि आपने लिख दिया तो संक्षेपण है। लेकिन उस 1/3 का मतलब क्या होता है? दोस्तों, लेखन की 2 प्रकार की शैलियाँ होती हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। व्यास शैली और समास शैली। व्यास शैली और समास शैली। जो व्यास शैली है, इस व्यास में चीज़ों को विस्तार में लिखते हैं। जैसे एक पंक्ति दी जाती है, खूब फैला के लिखा, तो पल्लवन या व्याख्या या निबंध व्यास शैली है। किंतु किसी बहुत बड़े गद्यांश को या 2-3 पैराग्राफ के गद्यावतरण को, अवतरण को या अनुच्छेद को जब आप अत्यंत छोटे में लिखते हैं तो उसे समास शैली कहते हैं। समास शैली को ही मित कथन शैली कहते हैं। आपने कविता सुनी होगी, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो कम में बहुत अधिक बातों को कह देना, यानी जो संक्षेपण है वो गागर में सागर शैली है। अब प्रश्न वही उठता है कि भाई इसको हम कैसे तैयार करें, इसे लिखें कैसे? याद रखिए, कुछ खास फॉर्मूले हैं जिनके आधार पर संक्षेपण उत्कृष्ट रूप में लिखा जा सकता है या एक बेहतर संक्षेपण का आप नमूना प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी संक्षेपण में जो सबसे पहली बात है कि संक्षेपण अन्य पुरुष शैली में होनी चाहिए, ना कि उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष शैली में। जरा इन बातों को और थोड़ा विस्तार से देखें। क्या इसका मतलब है? अन्य पुरुष शैली कहते हैं कथा कहने की शैली को, या जब किसी बात को व्यक्ति स्वयं न कह के कोई और कहे तो उसे अन्य पुरुष शैली कहते हैं। और उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष शैली में संक्षेपण का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में वार्तालाप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा, आपने सुना, कैसे हो भाई? आप कहते हैं अच्छा हूँ। क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो 2 दोस्त आपस में जब वार्तालाप करते हैं या 2 लोग, तो वो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली है। अब जैसे फर्ज कीजिए कि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अतिशय विज्ञान को घातक मानता हूँ, अतिशय विज्ञानवाद को
घातक मानता हूं। उनके अनुयायियों ने भी या गांधीवादियों ने भी विज्ञानवाद की जगह अध्यात्मवाद या आध्यात्मिकता को प्रश्रय दिया और विज्ञान का संतुलित प्रयोग को भी स्वीकार किया, विज्ञान के संतुलित प्रयोग को भी स्वीकार किया। मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं, ये हमेशा उत्तम पुरुष शैली है। और फिर जिससे वो बात कही जाए तो याद रखिए, उत्तम पुरुष के साथ सुनने वाला मध्यम पुरुष शैली। दोस्तों, अब ये इतनी बात को अगर अन्य पुरुष शैली में लिखें तो देखिए, ये 4-5 लाइन की बात एक पंक्ति में आप लिख सकते हैं। कैसे? गांधी जी ने अतिशय विज्ञानवाद को घातक माना। उनके विचार, उनके अनुयायी भी आध्यात्मिक चिंतन को महत्व देते थे। कहाँ 5-6 पंक्तियों की जगह आप एक पंक्ति में अपनी बात कह पाए। यानी एक बेहतर संक्षेपण वही होगा जिसे आप अन्य पुरुष शैली में लिखें, जिसे कथावाचक की शैली में या किस्सा गोई की शैली में, नैरेटर की शैली में लिखें। क्योंकि विचारकों की बातों को, साहित्यकारों की बातों को, सामाजिक चिंतकों की बातों को आप देखेंगे या किसी रचनाकार की रचना की पंक्तियों को, किसी उपन्यास कहानी के अंशों को, निबंध के अंशों को ही मुख्य गद्यावतरण या मुख्य गद्यांश के रूप में दिया जाता है। आपको इसी का संक्षेपण करना होता है। तो पहली बात कि दोस्तों, संक्षेपण बेहतर वही होगा जो अन्य पुरुष शैली में हो। दूसरी बात कि एक अच्छे संक्षेपण के लिए हमेशा यह कोशिश हो कि यदि उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हो तो उसे निकाल दिया जाए। मुहावरे और लोकोक्तियों को संक्षेपण करते समय बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मुख्य गद्यांश में कोई पंक्ति दी गई है कि आज की राजनीति अपराधीकरण के निकट पहुंच चुकी है और देखा जाए तो अब अपराध का भी राजनीतिकरण प्रबल होता जा रहा है। आज की व्यवस्था में सत्ता और शक्ति दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। यह ठीक ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए, ये एक लोकोक्ति है। तो भाई, सत्ता और शक्ति दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, इसी के लिए तो आपने लोकोक्ति रखी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस लोकोक्ति को निकाल दीजिए और इतनी बातों को थोड़ा और संक्षिप्त कर दीजिए। क्या? कि आज राजनीति और अपराध के बीच साठगांठ है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण आज के लोकतंत्र की सच्चाई है। तो आप देखेंगे कि बहुत सी पंक्तियां अपने आप निकल गईं। आप लोग जीएस पढ़ते हैं, उनमें बहुत अच्छे शब्द हैं। उन शब्दों के माध्यम से आप कई पंक्तियों को संक्षेप में लिख सकते हैं। इसीलिए जो तीसरी बात है दोस्तों, संक्षेपण करते समय,
वो तीसरी बात यह है कि यदि आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की समझ है तो उनका भी प्रयोग करें। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जाहिर सी बात है, संक्षेपण ही तो कर रहे हैं। कई ऐसी पंक्तियां होंगी जिनमें शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, या उन पंक्तियों की जगह हम एक शब्द का ही सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी मूल गद्यांश में या गद्यावतरण में या जो गद्य अनुच्छेद दिया गया है उसमें कुछ ऐसी बात हो, महात्मा गांधी दूर दूर तक की बातों को समझने वाले थे तथा जनता की समस्याओं और उनके दुख दर्द को जानने वाले थे। अब देखिए कितनी बड़ी पंक्ति हो गई। यदि हम इनमें अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग करें, जैसे महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, जो दूर दूर तक की बातों को सोच ले, भविष्य में भी अगर कुछ अंदेशा है, कुछ आशंका है तो उसके पहले वह भांप ले, और दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले को ही तो संवेदनशील कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि गांधी जी दूरदर्शी तथा संवेदनशील थे। इसी से काम चल गया। या जन संवेदनशील थे, या जन संवेदनाओं को समझते थे। मात्र छोटी पंक्ति 4 शब्दों में लगभग आपने इतनी बड़ी पंक्ति जिसके 25-30 शब्दों को समेट लिया। 25-30 शब्दों को यदि आप 4 शब्द में समेट ले रहे हैं तो यही संक्षेपण हो गया। क्या इसके लिए कोई तराजू लेके बैठने की आवश्यकता है कि हम शब्दों को कैसे तौलें? या इतना बड़ा कोई गद्यानुच्छेद है, कोई पैसेज है तो उसको कैंची से काट के 1/3 कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके ये फॉर्मूले हैं। क्या क्या? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाए, मैं तुम इसका प्रयोग ना करके अन्य पुरुष, वे, जनता का, जनता के मन में या राष्ट्रनायक के मन में या जिसके बारे में बात कही गई उनके लिए कथात्मक, कथावाचक की भूमिका, एक नैरेटर की भूमिका में आप लिखें तो बात छोटी होगी। दूसरी बात कि मुहावरे और लोकोक्तियों को आप निकाल दें। तीसरी बात, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग करें। दोस्तों, कई बार संक्षेपण करते समय वाक्य शुद्धि के नियमों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर आपने वाक्य शुद्धि की कला को सीखने की कोशिश की है तो देखेंगे कि कई वाक्य इस वजह से अशुद्ध होते हैं क्योंकि वाक्यों में अनावश्यक शब्द या एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्द भी बेमतलब दिए गए रहते हैं। उनको भी निकाल देने से गद्यांश छोटा और संक्षिप्त हो जाता है। कैसे? मान लीजिए कि कहीं कोई पंक्ति है कि ग्रीष्मकाल के दिनों में सुबह उगने वाले सूर्य की अरुणिमा मन को हरने वाली लगती है।
दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा वाक्य हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। भाई काल को ही तो दिन कहते हैं और सुबह उगने वाले सूर्य को ही अरुण कहते हैं और सुबह वाले सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसे ही अरुणिमा कहती हैं। तो इतना भी लिख सकते हैं कि ग्रीष्म काल में भी अरुणिमा, और यहाँ देखिए मन को हरने वाली, तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द मनोहर लगती है। देखेंगे कि संक्षेपण चाहे कितना भी जटिल हो, उसमें चाहे कितनी भी दार्शनिक पंक्तियां हों, ये फॉर्मूला आपको जरूर काम देंगे। अब एक पांचवी बात समझते हैं दोस्तों। पहले इन 4 बातों पर गौर कीजिए, क्या ये 4 बातें आपको समझ में आई? अब अगर ये आपको 4 बातें समझ में आई तो दोस्तों कुछ और नियम हैं जो संक्षेपण लिखने के लिए बड़े आवश्यक हैं। जैसे कभी भी संक्षेपण करते समय अनावश्यक रूप से डेट, तिथि और तारीख के चक्कर में नहीं पड़े। कैसे? ये तिथि, तारीख, दिनांक, इसकी वजह से बेमतलब भाषा लंबी चौड़ी हो जाती है और कुछ हद तक अनर्गल भी हो जाती है। जैसे फर्ज कीजिए कि मूल गद्यांश में कोई ऐसी बात दी गई है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के लगभग 75 वर्षों के बाद भी भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, यातायात तथा आवास जैसी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब देखिए इतनी बात हो गई। दिन भर आप जीएस पढ़ते हैं, एक तो जीएस का भी काम लीजिए, आप उसका उपयोग कीजिए, अपनी जानकारी का प्रयोग कीजिए संक्षेपण करते समय। भाई ये शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, यातायात, आवास, इन सबको मिला करके क्या हम लोग 2 नाम से जानते हैं? क्या क्या? आधारभूत सुविधाएं और अवसंरचनात्मक सुविधाएं। जानते हैं कि नहीं? यानी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शब्दों के बदले 2 शब्द तो आपने ऐसे बना लिए। अब दूसरी बात कि तिथियों और तारीखों को बिल्कुल संक्षिप्त कर दीजिए। हर कोई जानता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी मिले लगभग 70-75 वर्ष हो गए। तो क्या हम लोग ये बार बार आज़ादी लिखें? इससे अच्छा आज़ादी के लगभग 75 वर्षों के बाद भी या आज़ादी के लगभग 7 दशक के बाद भी भारत अवसंरचनात्मक और आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है या उनकी पूर्ति नहीं कर पाया है। कितनी छोटी पंक्ति हो गई। एक तो तथ्य, तिथि, तारीख को हटाए। दूसरी बात कि मूल संकल्पना के लिए भाई अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को आप ले आए, तो इससे मामला और आसान हो गया।
यानी बेहतर संक्षेपण के लिए कई पद्धतियां हैं, कई पहलू हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, संक्षेपण करते समय ये 5वीं बात थी, संक्षेपण करते समय यह भी याद रखिए कि आदर सूचक शब्दों का अनावश्यक प्रयोग ना करें। ये क्या है? कई बार हम लोग भावुक होकर के आदरणीय भी लगा देते हैं, परम वंदनीय भी लगा देते हैं, श्रीमान भी लगा देते हैं और फिर उसके आगे महात्मा भी लगा देते हैं, जी भी लगा देते हैं। तो ये गलत है। जैसे जब आपने कोई ऐसी पंक्ति देखी कि आदरणीय सम्माननीय महात्मा गांधी जी, तो ये अपने आप में आदर सूचक सभी संबोधन अनावश्यक हो गए, गलत हो गए। आप सिर्फ महात्मा गांधी लिख दिए तो महात्मा कहने का अर्थ ही है आदर सूचक संबोधन। समझिए, महान आत्मा। भाई शिवजी को महादेव कह दिया, इसका अर्थ ही है कि शिवजी हो गए, देवाधिदेव हो गए। अब आपको विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो नाम के आगे या तो आप जी लगा दें, गांधी जी, या सिर्फ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी ये गलत हो गया, और आदरणीय महात्मा गांधी जी या वंदनीय तो और गलत हो गया। महात्मा का अर्थ ही है जो आदर योग्य हो, जो वंदनीय हो, जो पूजनीय हो। करेक्ट है? तो अनावश्यक आदर सूचक शब्दों से भी बचें। नाम में सिर्फ जी लगा देने का अर्थ ही है आदर दिया जाना, है ना? या फिर आदरणीय लगा करके गांधी जी लगा दिए, वो भी चल गया। दोस्तों, संक्षेपण में एक दूसरी समस्या आती है कि शीर्षक क्या चुने। शीर्षक चयन को लेकर के हम लोग कई बार बहुत परेशान रहते हैं कि क्या शीर्षक चुने, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो। याद रखिए 7वीं बात कि संक्षेपण का जो शीर्षक है उसे लेकर के आप बहुत परेशान ना हो। मूल गद्यांश को आप 2 बार ढंग से पढ़ेंगे तो शीर्षक आपको अपने आप मिलाएगा, पंक्तियों में ही छिपा होगा। एक तो कोशिश कीजिए कि शीर्षक 2-3 शब्द का हो, परंतु कई बार शीर्षक एक पंक्ति के रूप में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति दी गई या मूल गद्यांश कुछ इस प्रकार है कि साहित्य शुरू से ही समाज का दर्पण रहा है। अब आप देखेंगे तो पहली पंक्ति में ही शीर्षक मिल गया। अब चाहे जितनी भी आगे बातें हों, समाज और साहित्य का सीधा संबंध है। जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। साहित्य समाज को आईना दिखाता है, उसकी कमियों को उजागर करता है, उसकी समस्याओं को उजागर करते हुए समाधान भी प्रस्तुत करता है। इसलिए साहित्य दर्पण भी है, दीपक। यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं दोस्तों, साहित्य से संबंधित एक मामला जरूर पूछा जाता है, चाहे वो निबंध में हो, चाहे वो पल्लवन में हो, चाहे संक्षेपण में हो, जान बचेगी नहीं। साहित्य और समाज का वहाँ संबंध जरूर पूछा जाता है। शुरू से लेकर अब तक के साहित्यकारों ने समाज को आईना दिखाने की कोशिश की। देखिए, अभी 2 साल पहले अच्छा साहित्यकार वह है जो समाज की गहरी सच्चाइयों की पड़ताल करता है और समाज का दिशा बोध करता है, और घटिया साहित्यकार वह है जो यथार्थ के जबरदस्ती चित्रण के क्रम में कई बार अनैतिकता को भी परोसने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कुछ भी पंक्ति हो,
तो देखेंगे कि पहली ही पंक्ति में आपका शीर्षक मिल गया, साहित्य समाज का दर्पण। पूरी पंक्ति ही आपने शीर्षक बना डाली। या फिर अगर मन करे साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों हैं, ये भी लिख गए। या फिर अगर मन करे साहित्य और समाज का अंतर संबंध, या फिर मन करे साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, शुक्ल जी परिभाषा भी देते हैं। तो हो शीर्षक चयन को लेकर के किसी ने समझा दिया कि नहीं सिर्फ 2 शब्द या 3 शब्द का ही शीर्षक होगा, तो कृपा करके इस भ्रम से निकलें। शीर्षक पंक्ति का भी हो सकता है, 2 और 3 शब्द का भी हो सकता है। दोस्तों, पीसीएस में, खास करके यूपी पीसीएस में कई बार संक्षेपण के तत्वों की चर्चा करते हुए या एक उत्कृष्ट संक्षेपण की क्या शर्तें हो सकती हैं, यह प्रश्न करते हुए संक्षेपण और सार लेखन का अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए कि संक्षेपण और सार लेखन में अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों? जो संक्षेपण है वह मूल गद्यांश का ही एक प्रकार से संक्षिप्त रूप होता है, यानी मूल गद्यांश के शब्दों और उन्हीं पंक्तियों को ही आप संक्षेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सार लेखन में यह जरूरी नहीं है। सार लेखन बचपन में हम लोग पढ़ते थे, 4-5 पन्ने की कहानी है और अंत में सारांश लिखा रहता था, सार लेखन। याद रखिए, सार का अर्थ ही है कि जो केंद्रीय संवेदना है, मूल संवेदना, उसको व्यक्त करने के लिए आप चाहें तो आध्यात्मिक या दार्शनिक पंक्ति का भी सहारा ले सकते हैं, है या ना? जैसे कहानी आपने सुनी होगी कि एक ग्वाला था, दूध में पानी मिलाता था। तो एक दिन जब वह दूध के पैसे लेकर के, महीने भर की मेहनत की कमाई लेकर के लौट रहा था शहर से घर की ओर, तो रास्ते में जंगल पड़ा। एक बंदर ने उसके पैसे की थैली झपट ली और कुछ पैसे पानी में फेंकता था नदी में, कुछ सूखी जमीन पे। और तब उस कहानी की शिक्षा या सार लिखा पाए कि चोरी का धन मोरी में, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए, जो सार लेखन है, याद रखिए, वो आध्यात्मिक दार्शनिक बातों से भी उद्घाटित कर सकती हैं। जैसे कई पंक्तियाँ होती हैं सार लेखन में, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बहुत लंबी चौड़ी बात को भी आप अंत में सार लेखन में इतना लिख सकते हैं। लेकिन संक्षेपण का जो आप रूप प्रस्तुत करते हैं, मूल गद्यांश का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करते हैं, उसको आप पूरी तरह आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप में उद्घाटित नहीं कर सकते। एक तो संक्षेप करना है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई ऐसी गूढ़ बात लिख दें जो समझ में ना आए। संक्षेपण सहज हो, सटीक हो, संक्षिप्त हो। तो संक्षेपण कैसा होना चाहिए दोस्तों? सहज हो, साथ में सटीक हो और संक्षिप्त भी हो। लेकिन जो सार लेखन है, याद रखिए, वो सारगर्भित होता है। सारगर्भित का अर्थ ही होता है कि मलाई के रूप में आपने प्रस्तुत किया है। बहुत सारे दही को मथने के बाद जो निकले वो मलाई, यानी दार्शनिक बात भी रख सकते हैं, कोई गूढ़ बात भी रख सकते हैं। दोस्तों, सार लेखन में शीर्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भी एक अलग बात है। यहाँ शीर्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ शीर्षक की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि सार लेखन में जो आप लिखते हैं वही शीर्षक का रूप ले लेता है, जबकि संक्षेपण लिखते समय
शीर्षक अभी भी अज्ञात रहता है, तो आपको बताना पड़ता है कि शीर्षक क्या है। एक दो बातें और हैं जिनको कि एक बेहतर संक्षेपण करते समय आप ध्यान रखें। एक अच्छा संक्षेपण वही हो सकता है जिसमें बातों की पुनरावृत्ति ना हो। आप कोशिश करें कि कोई बात जब लिख दी जाए तो वह फिर उभर करके ना है, अगली पंक्ति में वही बात ना है, दोहराएं नहीं। कोशिश कीजिए कि आपकी एक पंक्ति 5-6 पंक्तियों को मिला करके लिख दी जाए और जो अगली पंक्ति आए वह दूसरे भाव को प्रकट करे और साथ में दोनों में एक तारतम्यता हो, कहीं ना कहीं दोनों में एक बंधन हो। तो कितनी बात समझ में आई संक्षेपण करने के लिए। मूल गद्यांश आपसे साहित्यिक भी पूछा जा सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, राजनैतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि 2 या 3 बार उसको पढ़ें, उसके मूल पक्ष को, उसकी मूल संवेदना को पकड़ें और जहाँ जहाँ जो नियम बताए गए उनका अनुसरण करें। हम लोग अगले वीडियो में पत्र लेखन के कुछ मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।